बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने आर्मी चीफ का वो बयान रखेंगे जो शायद दिया तो चंद दिन पहले या चंद अरसा पहले गया, लेकिन फैलाया आज जा रहा है सोशल मीडिया पर और जिसकी बहुत सारी रेमिफिकेशंस हो सकती हैं। बयान ये है कि आर्मी चीफ का शायद किसी स्टूडेंट कन्वेंशन में ये कहना था कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी उनके लिए पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा कीमती है। कहने को अमूमी तौर पर तो ये बयान ऐसे ही बनता है किसी भी शख्स का अपने कंट्रीमैन के बारे में देना, लेकिन जब साथ वाला मुल्क ब्रादर इस्लामी मुल्क भी हो, जिसके साथ हमारी तकरीबन सरहद ऐसी हो कि हो ही ना, आधे ख़ानदान इधर रहते हों, आधे ख़ानदान उधर रहते हों। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके घर जो हैं वो आधे इधर हैं और आधे उधर हैं, और ऐसे हालात में एक ऐसे मुल्क के बारे में ये स्टेटमेंट देना शायद बहुत दुरुस्त या कोई बहुत ही बेहतर हिकमत अमली नहीं है। इसकी रेमिफिकेशंस जो हैं वो डीप डाउन बहुत सारी जगहों के ऊपर नई फॉल्ट लाइन्स जो हैं वो क्रिएट कर देंगी। मसलन अगर अमरीकी सदर ये बयान कनाडा के सिटीजन्स के बारे में दे तो ये बहुत ही बुरा समझा जाएगा। इसी तरीके से अमरीकी सदर अगर ऐसा ही बयान हिंदुस्तान के शहरियों के लिए भी दे तो तब भी बुरा ही समझा जाएगा, और अमरीकी सदर अगर ऐसा ही बयान पाकिस्तानियों के लिए दे तो तब भी बुरा ही समझा जाएगा, क्योंकि जानों की जो कीमत होती है वो हर शहरी की उतनी ही होती है या हर मुल्क के सिटीजन्स की उतनी ही होती है। हाँ, ये अलग बात है कि हमें अपने मुल्क के शहरियों की ज़िंदगी और उनकी हिफाजत सबसे हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ साथ यही बात मुस्बत तरीके से भी कही जा सकती है। इस बात को इस तरीके से कहना कि दूसरे जो हैं वो कमतर हैं, हम ज़्यादा अच्छे हैं, तो इससे फॉल्ट लाइन्स मजीद जनरेट होंगी, और इससे ये भी समझ आता है कि हाल ही में जो एस्केलेशन हो रही है अफगानिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ, इससे वादे हो रहा है कि हमारी ओवरऑल पॉलिसी क्या है और हम किन पैराए में सोच रहे हैं। इससे पहले भी हम जितना नुकसान वहाँ पर उस इलाके में उठा चुके हैं, और उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितना नुकसान उठा चुके हैं वो ढका छुपा नहीं है। 80,000 के करीब लाशें हमें उठानी पड़ी थी, और अब हम तकरीबन दोबारा उसी तरह की स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। पहले तो एक पूरे का पूरा फॉल्स नैरेटिव जो है वो क्रिएट किया गया कि जो तालिबान इधर से अफगानिस्तान गए थे फिर उनको वापस ला के बसाया गया इमरान खान की वजह से या इमरान खान ने। अब एक एक करके सभी लोग बोल रहे हैं और वाजे करके ये सामने रख रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। हकीकत ये है कि ये उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की स्ट्रेटजी थी, जनरल फैज़ हमीद का ज़ाहिर है होमवर्क था, और इन दोनों ने उस वक्त की पॉलिटिकल जितनी भी पार्टीज़ थी उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया था। आज शेरी मज़ारी साहबा ने भी ये बताया है कि जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो इस शर्त पर हुए थे कि मुज़ाकरात करेगी फ़ौजी क़यादत जो है, लेकिन जो हतमी अप्रूवल होगी कि लोगों को इधर लाकर बसाना है और किस तरीके से बसाना है, उसकी अप्रूवल जो है वो मुंतखब नुमाइंदों से ली जाएगी, मतलब पॉलिटिशियन से ली जाएगी। ये तय हुआ था और इसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई। आप सबको पता है कैसे गिराई गई, और उसके बाद इनको लाकर बसाया गया और ये सारा काम जो है वो चलता रहा। जाहिर है उसमें PDM की गवर्नमेंट थी, लेकिन आज जो DG ISI है और DG ISPR, ऐसा ही कह दिया मैंने, जो DG ISPR है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े तौर पर सारे का सारा ब्लेम जो है वो इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया, जैसे कि ये सिर्फ उनकी पॉलिसी थी। दूसरी तरफ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्मी चीफ का जो बयान है वो एस्केलेशन करता है, वो यकीनी तौर पर इसी बात को ये कहा जा सकता था कि हम अफगानिस्तान के सामने ये मुद्दा रखेंगे कि हमारे लिए एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी भी जो है वो इतनी ज़्यादा कीमती है कि हम उसके लिए कोई कुर्बानी भी दे सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी, या कोई इस स्टेटमेंट को किसी और पैराई में डाल के कहा जा सकता था, बजाय ये कहना कि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी जो है वो पूरे अफगानिस्तान से ज़्यादा कीमती है। हमारे हिसाब से तो चलें आपने बहुत अच्छी फीलिंग दे दी, शायद आपको ये फीलिंग, ये सब कुछ जो किया गया, हालांकि एक पाकिस्तानी की ज़िंदगी तो क्या, अब तो पता ये चल रहा है कि दर्जनों नहीं शायद 100 से भी ऊपर पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां तो सिर्फ D चौक में जो है वो गिरा दी गई। हतमी नंबर अभी तक कोई नहीं है, लेकिन जो मालूमात सामने आ रही हैं, जो सूरत हाल बन रही है, उसमें तो वाज़े तौर पर ज़िले शाह, अर्श शरीफ, कितने सारे पाकिस्तानी हैं जिनकी हमने ज़िंदगियाँ जो हैं वो ऐसे ही जाने दी और उनकी ज़िंदगियों की परवाह नहीं की। तो ये एक बयान तो हो सकता है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन बयान देने की वजह से भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कदूरतें बढ़ेंगी, नफरतें बढ़ेंगी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी, जो कि बहुत सारे दूसरे मुल्क चाहते होंगे कि ऐसा हो, और हम इतने ज़्यादा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जोग्राफियाई एतबार से कि हम एक दूसरे से ना अलग हो सकते हैं और ना एक दूसरे को हम किसी सूरत भी छोड़ सकते हैं। तो इन हालात में मेरे ख्याल में ये कोई बहुत वाइज पॉलिसी नहीं है जो हम अपना रहे हैं। अभी भी बातचीत को मौका देना चाहिए और मामला जो है वो किसी तरीके से बातचीत की तरफ लाकर उनके साथ ये सारी चीज़ें जो है हैंडल करनी चाहिए। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो उसी खबर की कंटिन्यूटी है जो कल हमने आपको दी। खबर हमने ये दी थी कि मिलिट्री की लीडरशिप की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर उनके सामने एक सर्वे रखा गया, जिसमें ये बताया गया कि जो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है, उनको अब आपसे बहुत गिले हैं, वो आपको काइंड ऑफ डिसोन कर चुके हैं, वो काइंड ऑफ मुतनफ़र हो चुके हैं, और उन्हें लगता है कि आपने उन पर बहुत जुल्म किया है और आपकी अप्रूवल रेटिंग आलमोस्ट वहाँ पर बिल्कुल नीचे चली गई है। इन हालात को देखते हुए फैसला ये किया गया कि उनको किसी तरीके से, मैंने आपको बताया था कि मीटिंग में कुछ लोगों ने तो कहा कि अब ये जो हो गया है बस आप अपना काम जारी रखें, ये जो सोचते हैं इनको सोचने दें। दूसरे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इनकी हमायत, हमें इनकी सपोर्ट चाहिए होगी। तो फिर ये फैसला किया गया कि ऐसे पहलवान मैदान में उतारे जाएं जो इनकी सपोर्ट को वापस खींच सकें। तो इसके लिए आपने देखा पिछले दिनों में शाहिद अफरीदी से भी ये खैर ये मुलाकात जो है मिलिट्री लीडरशिप की वो शाहिद अफरीदी की एंट्री के बाद हुई है। ये मैं वाज़ेह कर दूं, शाहिद अफरीदी को तो पहले ही उतारा गया था, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद ये फैसला किया गया है कि सिंगर्स, आर्टिस्ट,
एक्टर्स, क्रिकेटर्स और बहुत सारे और जो आप मोटिवेशनल स्पीकर्स और दूसरे लोगों को अब उतारा जाएगा और उनके हाथ में वो बयानिया दिया जाएगा जो चंद दिन क्या 2 दिन पहले डीजी आईएसपीआर ने आपको दिया था। डीजी आईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि आप ये हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर सोशल मीडिया पे खबरें क्यों शेयर करते हैं? आप कश्मीर और गजा पे क्यों खबरें शेयर नहीं करते? आप सारी खबरें सिर्फ उन पर शेयर करें। मतलब डी चौक में कितने लोगों को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ये ना बताएं, सिर्फ ये बताएं कि श्रीनगर में क्या हुआ। हालांकि जितनी मेरी मालूमात है श्रीनगर में कभी भी फौजी अदालतें नहीं लगी, जितनी मेरी मालूमात है सामने सामने हो सकता है लगी हो, अगर लगी हो तो मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा, आज के इस व्लॉग के आखिर पर कमेंट कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं। लेकिन जो सामने सामने मैंने पढ़ा है वो दूसरी अदालतों में ही उन्हें टेररिज्म की या दूसरे उन्होंने कवानीन बनाए हैं, उनमें वो उन्हें प्रोसिक्यूट या प्रोसिक्यूट जो भी आपने कहना है वो करते हैं। फौजी अदालतें उन्होंने उस तरीके से नहीं लगाई और इसी तरह से शायद वहां पर फाइटर प्लेन भी कभी, अगर मैं गलत नहीं तो, इस्तेमाल नहीं हुए बमबारी के लिए। लेकिन हमारे बहुत सारे इलाकों में जो नॉर्दर्न हमारे एरियाज हैं फ्रंटियर के, वहां पर हम करते रहे हैं। तो इसलिए अब जब लोगों को तकलीफ ज्यादा जिस खबर से होगी जो उनके जिस्म के सबसे करीब हो, मतलब अगर किसी भी चीज़ से आपको खतरा महसूस हो रहा हो या आग हो और वो आपके करीब हो, तो आप वो वाली आग पहले बुझाएंगे जिससे आपके जिस्म को ज़्यादा जलन हो रही हो, हरारत आ रही हो या आपको ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा हो। जो दूर वाली आग है उसकी तरफ आप शायद बाद में जाएंगे। तो इसलिए डीजी साहब की यह ख्वाहिश करना कि आप इन खबरों को छोड़ दें, मतलब आप हमें खाली छोड़ दें, हम जो मर्जी करें, जितना मर्जी जुल्म हम करें उसके ऊपर आप बात नहीं करें, आप इर्द गिर्द अपनी तवानाइयाँ जो है वो सर्व करें। और यही शायद हमारी नंबर 1 पॉलिसी जो है, वो नंबर 1 नहीं, नंबर 1 पॉलिसी हमेशा रही है कि अपनी आवाम को किसी और चीज़ में उलझाए रखो और नीचे नीचे अपना काम डाल के रखो। अच्छा, अब डीजी साहब ने तो ये कहा, लेकिन डीजी साहब कुछ बातें ना कह सके जिसके लिए उन्होंने मुन्ने मुनीब का अब इंतखाब किया है और उनके थ्रू आपको वो पैगामात दिलवाए हैं। अब मेरी समझ से बाहर है कि वो ये बात खुद क्यों ना कर सके जो उन्होंने मुन्ने मुनीब से कहलवाई। उस बात की तरफ तो आता हूँ, लेकिन पहले बता दूं कि कासिम अली शाह, आपको पता है कि पहले भी बेचारे एक दफ़ा लॉन्च किए गए थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, अपना काम धंधा करते थे। ऐसा चौधरी साहब ने उनको इस सारे जलते हुए या उबलती हुई कढ़ाई में डाला कि वो भी रोस्ट हो गए और आवाम ने उनको उस तरीके से रोस्ट किया जो उन्होंने कभी समझा भी नहीं होगा और सोचा भी नहीं होगा। मुझे लगा रोस्ट होने के बाद भी उन्हें कई महीने समझ नहीं आई कि उनके साथ ये क्या हो गया। अब उन्हें फिर लॉन्च किया गया है और उन्होंने भी डीजी आईएसपीआर वाली बात ही की है और कहा है कि ये सोशल मीडिया के पीछे ही वो भी पड़े हैं। जैसे डीजी साहब भी सोशल मीडिया को इंतशारी टोला और फलाना 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 कह रहे थे ना, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी। तो ये जो साहब हैं इन्होंने भी अब दोबारा से वही बात कही है और कहा यह कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, मतलब खुद से कहानी घड़ी है उन्होंने किसके साथ वो बैठे हुए थे, खुद से बस बात से बात बनाने के लिए उन्होंने कहानी घड़ी कि मैंने किसी को कहा कि ऐसा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करो जो तुम्हें नाउमीदी देता हो, जो तुम्हें पाकिस्तान के बुरे हालात बताता हो, तुम ऐसा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो जो उम्मीद की बात करता हो। आप दूसरे लफ्ज़ों में भंग क्यों नहीं पिलाना शुरू कर देते पूरी कौम को? भंग पी के ना बंदा थोड़ा खुश हो जाता है, मतलब वो लाइटर हो जाता है। हम गाँव में यही देखते रहे हैं कि मेलों ठेलों पर लोग भंग पीते थे और उसके बाद झूमते थे, नाचते थे, उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी, उन्हें कोई देख रहा है। तो जो कासिम अली शाह, मैं कायम अली शाह कई दफ़ा कह देने लगता हूँ इन्हें, माजरत है, लेकिन पर्सनैलिटी खासी मिलती है माशाल्लाह। तो जो कासिम अली शाह साहब हैं उन्होंने सलीम साफ़ी साहब, माशाल्लाह जगह भी क्या चुनी है चौधरी साहब ने, डीजी आईएसपीआर साहब ने कासिम अली शाह साहब को लॉन्च करने की, कि उन्होंने लॉन्च भी इन्हें सलीम साफ़ी के प्रोग्राम पर किया है, जिनकी अब खुद लॉन्च होना बाकी है। मतलब वो ऐसे हैं जो उधर ही फट गए थे जिधर वो थे बेचारे अपनी नफरत में, अब उनको कोई खुद लॉन्च करे तब जाके कोई उनकी बात सुने, उनकी तो कोई बात नहीं सुनता। तो वो लॉन्च कर रहे हैं कासिम अली शाह को, हालांकि इन दोनों को ही लॉन्च करने की जरूरत है, अब कोई और तीसरा ढूंढें जो इन दोनों को लॉन्च करे। बहरहाल वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जी उम्मीद, बताइए जब डी चौक में लाशें गिरी हो, ऐसे ही है जैसे आप किसी के घर जाएं, वहाँ पर किसी की वालदा का ताज़ा इंतकाल हुआ हो और वो शख्स अफसुर्दा बैठा हो और अफसुर्दा बैठे हुए वो माँ के नाम पर कोई गमगीन गाना सुन रहा हो, कोई शायरी सुन रहा हो जो माँ के लिए गमगीन लिखी गई हो, और आप कहें कि नहीं आप ऐसा करें, आप इसको करें बंद और आप माइकल जैक्सन का ये वाला गाना लगाएं और इस पर नाचें, बड़ा ज़बरदस्त होगा। तो कासिम अली शाह साहब, मैं आपको तो नहीं कहता, आप तो बड़े मोतबर हैं, मोहतरम हैं, लेकिन यकीन कीजिए वो जो बंदा कहेगा ना, पिंड वाले छितर ला लेंगे और उसको मारेंगे इतने कि गिनेंगे नहीं, उसको कहेंगे यार मौका देखो, हालात देखो, और तुम कौन सी बातें करते हो। तो हजूर यहाँ उम्मीद की बात आप क्या ले आए हैं? यहाँ तो लाशें नहीं मिल रही, लोगों को लाशें दे दें पूरी, ताकि उन लाशों को वो दफना लें, पुरसा कर लें, गम को प्रोसेस कर लें। जैसे कल आपने राशिद शहीद की आपने लाश दी है, उससे पहले मलिक अदरीस शहीद को दफन किया, उससे पहले 12 लोगों को दफन किया। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये मेहरबानी करके आप ये जो 13-14 लाशें तो मिल गई हैं, जो बाकी रहती लाशें हैं जो कि इनसे कहीं ज़्यादा तादाद में हैं, वो आप दे दीजिए ताकि लोग अपने गम को प्रोसेस कर लें और फिर जब वो गम के उस फेज़ में से निकल आएंगे तो उम्मीद की तरफ भी चल पड़ेंगे। तो आप बिल्कुल दरमियान में उम्मीद ना बेचें, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जितने भी लोगों के प्यारे मिसिंग हैं या शहीद हो गए और वो FIR करवाना चाहते थे, हमारे पास इत्तलात अभी हैं और हम काम कर रहे हैं, कोशिश करेंगे वो नाम सामने लेके आएँ। उनमें से मेजॉरिटी के लवाहकीन को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अगवा किया, उन्हें डराया धमकाया और आखिर पर उन्हें पैसे देकर चुप करवा दिया और उन्हें कहा कि आपने FIR नहीं करवानी। ये लाशें दबाने का तरीका है। और दूसरी तरफ कासिम अली शाह जो है वो कह रहे हैं उम्मीद बेचें, उम्मीद वाली बात करें। आगे चलता हूँ, ये उम्मीद बेचते कैसे हैं ये भी बताता हूँ। अब ये जो लाशें दबाई गई हैं पैसे देकर, मसलन अनीस सती के जो वालिद हैं उनको भी उनके घर वालों को भी हमारे पास इत्तलात है। जाहिर है इसको डिनाई हो सकता है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि खौफ का आलम ऐसा है कि शायद किसी से भी इसको डिनाई करवा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़े बावसूख ज़राए से पता चला है
कि 2.5 करोड़ रुपए तक ऑफर किया गया कि आप एफआईआर ना करें और इस केस को फॉलो ना करें, जिसको अनीस सत्ती के वालिद ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरा जवान बेटा है, मैं कीमत वसूल नहीं करूंगा। हम इमरान खान के लिए नजरिए पे खड़े हुए थे और हम ये एफआईआर जरूर करवाएंगे। उसके बाद फिर आपको पता है कि उनके बेटे को, दूसरे को और उनके एक भतीजे को अगवा कर लिया गया और उनसे जबरदस्ती अदालत में जाके बयान दिलवाए गए। तो एक तो ये काम हो रहा है, लेकिन कासिम अली शाह साहब कह रहे हैं उम्मीद बेचे। अच्छा, उम्मीद की भी बताता हूँ, इन्होंने चूज किसको किया? सलीम साफ़ी साहब को। उनके चैनल पर, उनके जाकर प्रोग्राम पर उम्मीद बेच रहे हैं। ये वही सलीम साफ़ी हैं जो, याद करें आपको, वो जो ग्राफ की घड़ी थी, वो जो कहते थे कि इमरान खान साहब ने बेच दी, उसमें क्योंकि खाना काबा की पिक्चर थी, शबीह थी, तो उसको चूम रहे थे, आंखों से लगा रहे थे। आपको याद होगा सलीम साफ़ी साहब ने ये किया था। अब हम आपके सामने रखते हैं कि जो ग्राफ के ओनर हैं वो 1938 में जूइश फैमिली में पैदा हुए। पैदा वो लंदन में हुए, लेकिन जूइश फैमिली थी। और फिर उन्होंने ज्वेलरी का जो कारोबार था वो भी उन्होंने पहले जूइश ज्वेलर के पास ही सीखा, जाहिर है जो उनकी बरादरी में से उनके करीब लोग होंगे। और उसके बाद उन्होंने 1960 में ये ज्वेलरी का काम जो है वो शुरू किया और उसके बाद घड़ियाँ और ये सब कुछ हुआ। तो ये जो घड़ी ये चूम रहे थे इमरान खान को, तो ये जूइश लॉबी का बहुत ज़्यादा ताना देते हैं आए दिन। तो ये जो घड़ी चूम रहे थे आंखों के साथ लगा के, वो एक जूइश जो ज्वेलरी मेकर था, मैं ये नहीं कह रहा गलत उसने बनाई, पूरी दुनिया में लोग बनाते हैं, हक है, जूइश ज्वेलर का भी हक है। मैं कोई इससे नफरत नहीं फैला रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये, भले वो क्रिश्चियन ने बनाई होती, भले हिंदू ने बनाई होती, भले सिख ने, भले मुसलमान ने, बात तो असल में ये कि घड़ी बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से उस घड़ी को ये बहुत ही ज़्यादा उसको मजहबी टच उसको दे रहे थे, तो आपकी खिदमत में अर्ज़ है कि वो घड़ी जो है वो एक जूइश कंपनी, जो हमारी सर्च है कम अज़ कम, वो तो ये बताती है कि उसके बैकग्राउंड में जूइश कंपनी है, उसने बनाई थी। और आप उसे खाना काबा के तकरीबन, आप ऐसे ही जैसे खाना काबा का जो कोई तो उस घड़ी के अंदर कोई हिस्सा हो, जैसे आप चूम के और आंखों के साथ लगा रहे थे सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी करने के लिए। ये भी कासिम अली शाह साहब, ये भी उम्मीद बेचने वाले ही हैं। ये भी उस टाइम उम्मीद ही बेच रहे थे और वो जाहिर है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर ये सब कुछ हो रहा था। अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं। अब ये तो आपने कर लिया, अब अगली खबर ये है कि मुन्ने मुनीफ फारूक ने ये कहा है कि हम किसी की धमकी नहीं लेंगे। अगर अमेरिका पाकिस्तान को बताएगा कि ये करें या वो करें, तो बिल्कुल पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे और किसी की धमकी नहीं लेंगे। आप सबको पता है कि मुन्ना मुनीफ फारूक बेचारा जो है वो DGISPR की और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं। अब हमारी समझ से ये बाहर है कि अभी परसों ही DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल की है या गालिबन या परसों, तो उसमें उन्होंने ये बात क्यों नहीं कह दी? एक जुमला ही कहना था ना, एक जुमला ही कहना था। सवाल पूछवा लेते किसी से सामने से, कि सवाल पूछ लें कि आजकल रिचर्ड ग्रैनल का बड़ा मसला चल रहा है, तो अगर उन्होंने कुछ कहा आपको कल को सदर ट्रंप ने, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? अच्छा, मैं अपनी पोजीशन वाजे कर दूं कि हम तो कभी अमेरिका से मदद नहीं लेना चाहते कि अमेरिका आके हमारी जान खलासी करे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अमेरिका ने जो पहले सदर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किया और रिजीम चेंज और सब में, उससे सदर ट्रंप इनको फोन करके लातलकी करें कि आप अपने मसले खुद डील करें। ये जो हमारे लोगों के कहने पे आपने वहां जुल्म का बाजार गर्म किया या टेस्ट अप्रूवल या सरप्रस्ती में, ये अब इस तरफ से खत्म है। आप जो हरकत करेंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर आपके साथ वही सलूक किया जाएगा। हम इतनी बात चाहते हैं। लेकिन वापस आता हूं कि मुनीफ फारूक साहब से ये बात कहलवा रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे बैगर्स कांट बी चूजर, वही ये बात कह दें, वही कह दें कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, ऐसी की तैसी ट्रंप की हमें कुछ कहते की। 2 दिन पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। DG साहब तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत हैं, हैंडसम हैं, इतना ज़बरदस्त बोलते हैं, तो उनसे ये जुमला नहीं निकला, एक सवाल पूछवा लेते। अब इसके लिए बेचारे मुन्ने मुनीफ फारूक को इस्तेमाल किया गया है, उसको उतारा गया है। अब दूसरी तरफ वजीर दिफा कहता था वेंटिलेटर है अमेरिका हमारा। आप बताएं, वेंटिलेटर उतर गया तो हम तो कभी नहीं कहते वेंटिलेटर है, हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है अगर अपने खर्चे कम करे, ये चोरी चकारी बंद करे, तो अमेरिका से एक इज्जतदार रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप रखने चाहिए, लेकिन बैगर बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए आप चोरों की चोरियां रोकनी पड़ेंगी सबसे पहले। लेकिन आप कहते हैं वेंटिलेटर है, उतार दिया तो मारे गए, तो अब क्या होगा? और दूसरी बात ये कि अगली खबर आई है, वो भी मुन्ने मुनीफ फारूक से ही दिलवा देनी थी आपने, जिसको इस्तेमाल किया खुद नहीं दी, कि पाकिस्तान किन्नू प्रोड्यूस करने में 9वें नंबर पर था इमरान खान की हुकूमत में, 9th नंबर में। और अब यह खबर आई है कि अब 20वें नंबर पे चला गया दुनिया में। किन्नू की प्रोडक्शन में हम 9th नंबर पे थे और अब हम 20th नंबर पे चले गए। दूसरी तरफ जो मुल्क पूरी दुनिया के अंदर खतरनाक सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहां सिक्योरिटी के खतरात है, उनमें हम 142 कंट्रीज की रैंकिंग में हम 140th नंबर पे चले गए। मतलब नीचे से खतरनाक तरीन मुल्कों के अंदर हम 3रे नंबर पर हैं। हमसे ऊपर सिर्फ 2 मुल्क हैं और मुझे लगता है जितनी हम कोशिशें कर रहे हैं हम जल्द ही नंबर 1 हो जाएंगे। और खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हमारी कोशिशें उसी से मत है कि हम 142nd पर ही जाएं, बल्कि शायद हमारे लिए वो रैंकिंग ही कोई और कर दें जिससे मत हम। तो किन्नू में भी हमने बहुत, अब मैं ये सोच रहा था कि ये सिक्योरिटी की रैंकिंग इतनी नीचे क्यों चलेगी। फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्योंकि अब कल परसों ही DGISPR साहब ने बताया कि इतने एकड़ जो है वो हमने बंजर ज़मीन आबाद कर दी है मिलिट्री ने। तो जो लोग गांव के उनको पता है कि जो ज़मीन आबाद करनी ना बड़ी मुश्किल होती है, उसमें हल चलाना पड़ता है, मिट्टी इधर से उधर करनी पड़ती है, मिट्टी खोदनी पड़ती है, उसके अंदर पानी लगाना पड़ता है। और पानी जो है वो ये नहीं होता दोपहर को लगाना है, पानी अमूमी तौर पर सुबह सुबह लगाया जाता है, उसका असर ज़्यादा होता है। और फिर गाँव में जो नहरी निज़ाम है जहाँ पर, वहाँ तो जिस टाइम आपकी बारी हो उसी टाइम लगाना है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे बहुत सारे, क्योंकि अब मिलिट्री कर रही है ये काम, तो हमारे बहुत सारे मेजर्स कर्नल्स बहुत सारे जो है उनको तो इस काम पर लगा दिया होगा कि आप देखें पानी ठीक लगाया कि नहीं, आप खेती बाड़ी ठीक हो रही है कि नहीं। ये बंजर ज़मीन ऐसे कोई ऐसे चुटकी बजाने से तो नहीं हो गई ना, मेहनत करनी पड़ी होगी इसके ऊपर, अफराद जो लोगों को लगाया होगा, मैन पावर लगी होगी। तो
कहीं ये हम जो 140th नंबर पे चले गए हैं दुनिया में, 142 कंट्रीज़ में से 140वें नंबर पर चले गए हैं, मीन नीचे चले गए सिक्योरिटी में, उसकी वजह ये तो नहीं कि हमारी तमाम तवज्जो जो है वो इस तरफ आ गई कि हमने ज़मीनें आबाद करनी है और पानी लगाने हैं और जो है वो गोडी करनी है और हमने खेती बाड़ी करनी है। तो ये भी ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करके मेरा मशवरा तो ये है सर कि आप ये पानी शानी लगाना सारे काम किसानों पर छोड़ें, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं ये काम। अब वापस सिक्योरिटी पे आएँ और पाकिस्तान का जो नंबर 140th पे है ना, उसको वहाँ से निकालें और पाकिस्तान को महफूज मुल्क की तरफ हम लेके आएँ। दूसरा ये फिर मैं जब ये देखता हूँ फिर और परेशानी बन जाती है। मैं कहता हूं कि चलें सिक्योरिटी को तो अगर हमने थोड़ा बहुत अगर इग्नोर कर दिया और खेती बाड़ी पे आगे, इधर खेती बाड़ी में हम किन्नू में 9th नंबर पे थे, 20th नंबर पे चले गए, तो इधर भी हम नंबर 1 ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये मतलब इधर क्या हुआ, मतलब जिस काम में हम हाथ डालते हैं उसकी तबाही निकाल देते हैं। मतलब अब हम अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम खेती बाड़ी में गए हैं, तो उधर 9th नंबर से 20th नंबर पे चले गए। सिक्योरिटी में हम पहले 142 कंट्रीज में 140वें नंबर पे हैं, तो सर फिर चूज कर लेते हैं एक, या फिर ऐसा है कि जिधर भी हमने जाना है यही काम करना है, तो डीजी साहब फिर चूज कर लें। तो ये ट्रंप वाली बात भी आप किसी टाइम खुद ही कर दें मेहरबानी करके, मुन्ने मुनीब फारूक से ये बोझ ना उठवाएं, उसके वजन से ज़्यादा काम है। दूसरा ज़रा ये भी देख लें। अच्छा, फिर अगली बात ये भी थी कि हमें वज़ीर दिफा ने एक बयान दिया जब चाइनीज़ को कत्ल किया गया, आपको याद होगा, उन पर दहशतगर्दी का हमला कराची में किया, तो किसी और ने नहीं ये बताया। ये मैं नहीं कह रहा किसी और ने बताया, किसी लुच्चे लफंगे की बात नहीं है ये वज़ीर दिफा ने उस टाइम स्टेटमेंट दी कि वो चमन से दाखिल हुआ एक बारूदी ट्रक, बहुत बड़ा बारूद लेके, और वो बिशाम तक गया और पूरे मुल्क के अंदर वो 10 दिन तक फिरता रहा और फिर उसने अपनी मर्जी से जाके चाइनीज़ के ऊपर हमला कर दिया कराची में। तो सर फिर ये थोड़ी तवज्जो हमें किन्नू से, एग्रीकल्चर से, बाकी चीज़ों से हटा के इस तरफ 10 दिन तक वो फिरता रहा और वज़ीर दिफा बताते हैं, तो फिर ये किसी का फेलियर तो है ना। अब अगर फेलियर हुआ है तो उसको कुछ सजा देनी चाहिए, कौम को बताना चाहिए भाई इसका काम था, ये चमन से ये चीज़ निकली है। क्योंकि अब बॉर्डर पे, ये मैं नहीं फिर कह रहा, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि बॉर्डर पे जो है वो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें स्मगल भी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी, तेल भी, गंदम भी, चीनी भी, समझ रहे ना। तो ये सब भी बॉर्डर का भी ज़ाहिर है। पिछले दिन उमर अयूब साहब ने भी कहा कि वहाँ को पटवारी तो नहीं बैठता, वहाँ तो आप ही बैठते हैं। तो फिर ये भी बता दीजिए कि बॉर्डर के ऊपर, मेरा मतलब है किसने रोकना है वो सारा काम। तो आप, मेरा मशवरा ये कि पानी आप ना बांधें, पानी बांधना कहते हैं पानी लगाने को ना, तो पानी बांधने की जिम्मेदारी किसान पे रहने दें। आप जरा इधर तवज्जो करें, ये जो 10-10 दिन बारूदी मवाद लेकर लोग पाकिस्तान के अंदर फिरते रहते हैं और फिर बम फाड़ देते हैं अपनी मर्जी की जगह पर। और दूसरा ये जो हम 9वें नंबर से हम चले गए हैं ऑल द वे नीचे, तो ये जरा थोड़ी सी तवज्जो अगर इस तरफ हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इससे पाकिस्तान महफूज होगा। पाकिस्तान के अंदर जब मामलात महफूज होंगे तो फिर ही इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर ही पाकिस्तान का ये सब कुछ बेहतर होगा। बाकी ये आई वॉश है, आप ऐसे ही खामखा जो है वो कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इसमें से कुछ नहीं हासिल हो सकना। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।